जैसे तेजस्वी जी का एक अपना बेस वोट है, उसी तरीके से मेरा एक अपना बेस वोट है। अच्छा, इस बार कितनी सीटों पर तैयारी? इस बार 243 सीट पर हमारी तैयारी है, तो हमारे पास सीट का कमी नहीं है। 243 सीट है, और मान लीजिए कि वो सीट हमको भले नहीं मिल रहा है, अगर उसके लिए अगर हम फाइट भी ना करें तो हमारे लोग नाराज होंगे कि आप हमारे लिए फाइट भी नहीं किए। कि मुकेश सहनी के आने से हमारी सरकार बनेगा, नहीं आएंगे तो सरकार नहीं बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान तो फिर भी साथ। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है। क्या बड़ा आदमी है तो इसका मतलब उनका गुलाम बन जाना है? अरे भाई, आपकी आत्मा को जिंदा रखिए, अपने विचार को जिंदा रखिए। चिराग जी को संघर्ष करना नहीं है, वहाँ पे जो जैसे बोल रहे हो सुन रहा है उनको। आज तक इतिहास गवाह है, भाजपा पूरे देश में किसी भी अपने सहयोगी के साथ इंसाफ किए क्या? अभी नीतीश जी क्या सोचेंगे? नीतीश जी बस सोचेंगे कि कैसे भी 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए। दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और ऐसे में तमाम जितने भी दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। और बिहार का चुनाव है, योद्धा तैयार हो रहे हैं, और ऐसे में बिहार की धरती ने कई ऐसे राजनीतिक धुरंधर दिए हैं। इसी में से एक आज हमारे साथ है, सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले और निषादों के नेता कहे जाने वाले बिहार में मुकेश सहनी जी है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है, जैसा कि हमने शुरुआत ही की सर, कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरीके से अभी तैयारियां चल रही है इसकी? देखिए, चुनाव अगले साल होना है और ज्यादा समय नहीं बचा है, 7-8 महीने का समय है, और सभी पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। सरकार पक्ष जो होता है, जो सत्ता में है, उनको सरकार का भी काम करना है, और थोड़ा वो लापरवाह हो जाता है। और जो विपक्ष में होते हैं तो उनको सत्ता में आना है, अपने विचार को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को मदद करना है। तो और हमारे पास पूरा का खाली समय है, क्योंकि हम सरकार तो चला नहीं रहे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि संघर्ष करना, काम करना, पार्टी को मजबूत करना, ताकि हम सत्ता में हमारी पार्टी कैसे आए। और जब हम आएंगे तो जो विचार है, हम लोग लालू जी के विचार को लेके चल रहे हैं, उस विचार के अनुकूल हम काम करेंगे। तो हमारे पास समय है और हम मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देखें, तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हुए हैं, हमारी अपनी यात्रा चल रही है। उसी तरीके से गठबंधन के सभी पार्टी जितने भी लेफ्ट है या कांग्रेस है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और सरकार के पक्ष वाला भी जो सत्ता में वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारी है, और इस बार जो चुनाव होगा वो तेजस्वी जी का चेहरा पे चुनाव होगा, मेरे चेहरे पे चुनाव होगा, उधर नीतीश कुमार जी का चेहरे पे चुनाव होगा। अब मुझे लगता है कि इसमें बिहार के जनता, बिहार के युवा 20 साल से नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं जी। और 20 साल से देख रहे हैं, तो 20 साल में जो भी जितना भी काम किए हैं वो सब समझ रहे हैं कि बहुत ऐसे राज्य है जो हमसे आगे निकल गए। तो हमें ये देखना है कि जनता भी मान रही है कि अभी नीतीश जी का समय हो गया, उम्र हो गया है जी। और जब भी उनके समय था, उस समय में वो बहुत ही अच्छे अपने हिसाब से काम किए 2012-13 तक। 12-13 के बाद वो कुर्सी से प्यार करने लगे, कुर्सी के पीछे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उस तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी तबीयत भी अस्वस्थ है। तो मुझे लगता है कि कोई लड़ाई नहीं होगा। 2025 में जब चुनाव होगा तो हम लोग नीतीश जी के सामने में काफी आगे आएंगे, और हमारी सरकार बनेगी, और हम लोग तैयारी पे लगे। जहाँ तक सीएम नीतीश कुमार की सर आप बात कर रहे हैं, वो यात्रा पर निकल रहे हैं, और 250 करोड़ रुपए, जैसा कि तेजस्वी जी ने कल भी बयान दिया था, तो 250 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। किस तरीके से उनकी इस यात्रा को देख रहे हैं आप? देखिए, अभी खर्च क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन वो अभी अंतिम समय जब होता है तो निश्चित तौर पे, और नीतीश जी हर साल में ठंडी के टाइम में घूमने के लिए निकलते हैं, काम करने के लिए नहीं निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो इस बार भी वही है, अंतिम यात्रा है उनका। मुझे लगता है अगले दिसंबर तक वो सरकार में रहेंगे नहीं, तो अंतिम यात्रा है, तो सोचे कि थोड़ा बिहार सरकार का खजाना है तो उसको लुटा देते हैं। तो खैर, अभी वो किस तरीके से खर्चा करेंगे तो अभी हमें नहीं पता है। वो खाने पीने में खर्चा करेंगे कि विधि व्यवस्था, घूमने में खर्चा करेंगे, या कोई योजना देंगे, ठीक है। तो वो अभी देखने के, यात्रा पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अब फिलहाल अभी उनकी सरकार है, तो जो भी नीतीश जी कर रहे हैं करेंगे, तो उस पर तो हमारा कोई ये नहीं है। बट हाँ, हमारी नज़र होंगे, अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समर्थन रहेगा, और अगर उस पैसे का मिसयूज होगा तो निश्चित तौर पे उस पर हम लोग उंगली उठाएंगे। अच्छा, आप दो भाइयों की जो जोड़ी है, आपकी और तेजस्वी जी की,
पिछले दिनों चुनाव में भी काफी ज्यादा तस्वीरें आप लोगों के साथ में वायरल हुई, क्योंकि जन विश्वास यात्रा की भी तस्वीरें हमने देखी या फिर चुनाव की लगातार तस्वीरें सामने, आप लोग साथ में ही नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि झारखंड चुनाव हो या बिहार के उपचुनाव हो, हमेशा आप साथ में रहे और चुनाव प्रचार में हर जगह गए, लेकिन फिर भी हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा। तो किस तरीके से? देखिए, झारखंड में तो सरकार बन गए और काफी सीट भी तेजस्वी जी जीते हैं। बिहार में उपचुनाव हुआ, निश्चित तौर पे उसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त हुआ। आप देखिए कि राज्य में जब चुनाव होता है, उपचुनाव, वो सरकार का पक्ष में चुनाव होता है, उनके पास पूरे सरकार सिस्टम उनके पास होते हैं। बीएलओ से लेकर जितने भी अधिकारी है, सीओ, बीडीओ, सब लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या वार्ड सदस्य है, वो लोग भी सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो कल हमारे साथ बुरा होगा, डरते हैं। क्योंकि तो उस जगह पे क्या हो जाता है कि थोड़ा जो हमारा जो कोर वोटर है, यहाँ जो हमारे समर्थक है, मान लीजिए वो मुखिया है और वो उनको एसडीओ साहब, बीडीओ साहब डरा रहे हैं कि अगर आप खुल के उधर काम करोगे तो हम आपका कल ही फाइल खोल देंगे, आपका योजना रोक देंगे। तो ऐसे जगह पे जो हमारे वोटर भी होते हैं, जो नेता होता है, सपोर्टर, वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। सरकार का पक्ष जो होता है वो मजबूत होता है, उतना पूरा सिस्टम, तंत्र वंत्र सब यूज कर लेते हैं। और 4 ही जगह चुनाव होना था, तो एनडीए पूरी ताकत लगा लिए। उसके बाद भी 40% ही वोट आया, 60% वोट तो अभी भी उनसे बाहर है, और हम लोग महज कुछ वोट से, परसेंटेज वोट से हम पीछे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार जब बनेगा, जब 243 सीट का जब चुनाव होगा, तो उस समय में सारे लोग खुल जाएंगे, क्योंकि उस समय में सरकार के कंट्रोल में नहीं होगा। और उस समय में कोई, चाहे एसडीओ हो, बीडीओ हो, वो धमकी देंगे नहीं, या डीएम साहब होंगे वो धमकी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें राज्य में पूरे हर जगह आचार संहिता लगा हुआ रहेगा, सबका पावर सीज रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब उपचुनाव होता है तो उस समय सबको पता है कि उस चुनाव से सरकार इधर से उधर होना नहीं है, सरकार ऑलरेडी नीतीश जी का है और यही अधिकारी है, अगर अभी बात नहीं मानेंगे तो कल हमारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इस डर से उपचुनाव में 5%, 7% वोट जो है वो इधर उधर हो जाता है। तो अभी मान लीजिए कि 7% वोट अगर निकाल दीजिएगा तो 34% पे आ जाएंगे, और हमारे साथ जोड़ दीजिएगा तो हम 42-45% हो जाएंगे। तो उपचुनाव में पूरा पैसा का ताकत लगाते हैं, खेल करते हैं। हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है, और हम लोग 10 महीने का चुनाव के लिए, 7 महीने के चुनाव के लिए क्यों पैसा खर्चा करना है। तो अच्छा है, इससे हमें अंदाजा मिल गया कि बीजेपी, एनडीए कितना मजबूत है। सिर्फ महज 40% वोट पे है। और मुझे लगता है कि जब स्टेट चुनाव पूरा होगा उस समय में ये 30-32% पे आ जाएंगे। अच्छा, आपकी जब बात होती है तो निषाद वोट बैंक की बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि निषाद वोट बैंक पे ही केवल मतलब अपनी पकड़ बनाना जरूरी है, या फिर और भी तमाम जितने भी समाज है, सभी जाति, धर्म, सभी के लिए, पूरा बिहार में 13 करोड़ जनता है, सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। माता, बहन, पुरुष, युवा, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सब पार्टी का एक अपना बेस वोट होता है। जैसे तेजस्वी जी का एक अपना बेस वोट है, उसी तरीके से मेरा एक अपना बेस वोट है। अति पिछड़ा में निषाद जो है मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उसी तरीके से उनके पास जो वोट है, कोर वोट है, बनिया और अपर कास्ट है, जो वो मजबूती से उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सबका अपना अपना कोर वोट है। तो हम लोग अपने कोर वोट को लेके काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी है। रहा कि हम लोग तो जब सरकार में आए तो सरकार कोई एक जाति या एक धर्म का नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। जब हम मंत्री बने तो उस समय में सभी के लिए हमने काम किया, और आगे भी हम काम करेंगे। आज हमारे पार्टी में इस तरह तरह के बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं। अब देखेंगे जब हमारे विधायक बने तो कोई राजपूत बने, कोई दलित के इधर से बने, कोई पिछड़ा से बने, तो सभी जाति वर्ग को हम लोग ध्यान देके टिकट भी दिए हैं। हमेशा उसी तरीके से टिकट देते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही कास्ट को टिकट दे देते हैं। और जब सरकार बनता है तो कोई भी योजना हम लागू करते हैं तो उसमें तो सब कोई लाभ लेते हैं। तो एक कास्ट के लिए तो हमने कोई योजना अभी तक हमने लागू नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे सभी के लिए हम लोग हैं, लेकिन एक बेस वोट होता है, वो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के दम पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके लिए काम भी करना है, उनका समर्थन पूरा मिला रहे, तो उनके लिए तरह तरह के हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इस बार कितनी सीटों पर तैयारी? इस बार 243 सीट पर हमारी तैयारी है। हाँ, वो तो महागठबंधन की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन का है, वीआईपी पार्टी के खाते में इंडिया गठबंधन। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन, वो 243 सीट जो है उस पे तेजस्वी जी भी मेहनत करेंगे, वीआईपी पार्टी भी मेहनत करेंगे, लेफ्ट भी करेंगे, कांग्रेस भी करेंगे, सभी लोग 243 पर लड़ेंगे।
और जीत के सरकार बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर उस पर सभी पार्टी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग दिल्ली इलेक्शन चुनाव के बाद सीट शेयरिंग पे बैठेंगे, कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे, कौन कितना छोड़ेंगे, तो इस पे चर्चा अभी होना बाकी है। लेकिन सब पार्टी का अपना रहेगा कि अच्छा सीट पर लड़े। तो हमारे पास सीट का कमी नहीं है, 243 सीट है और इसमें सब पार्टी कंफर्टेबल रहेगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, एनडीए का तो नहीं कह सकते, लेकिन महागठबंधन में ये समस्या नहीं होगा। यहाँ पे सीट काफी है और हम लोगों को सरकार बनाना है। जैसे झारखंड में हमने देखा कि महागठबंधन में काफी ज्यादा, जब चुनाव के डेट के अनाउंसमेंट्स हो गए, 20 दिन भी चुनाव को नहीं बचे थे, तब तक काफी उहापोह की स्थिति। तो कभी कभी ऐसा होता है, इंटरनल क्लियर भी हो जाता है, लेकिन सब पार्टी अपने अपने समर्थक को, अपने कार्यकर्ता को दिखाने के लिए सब करते हैं, एक रणनीति होता है। मान लीजिए कि 1 महीना पहले क्लियर हो गया कि ये सीट हमको नहीं मिला और हमारे कोई नेता वहां पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनको 1 महीना पहले, 2 महीना पहले पता चल जाए तो फिर वो उसी समय पार्टी छोड़ देंगे। और मान लीजिए कि वो सीट हमको भले नहीं मिल रहा है, अगर उसके लिए अगर हम फाइट भी ना करें तो हमारे लोग नाराज होंगे कि आप हमारे लिए फाइट भी नहीं किए। तो ये फाइट किया जाता है कि अच्छे सीट के लिए, और अपने पार्टी का जो मजबूत नेता उसके लिए फाइट किया जाता है गठबंधन में कि ये सीट हमको मिले, क्योंकि सब सीट पर सभी पार्टी का एक अपना नेता होता है और उसी में फिर कंप्रोमाइज होता है कि भाई यहाँ पे आपके कैंडिडेट हो, यहाँ पे हमारी हो। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फाइट भी करना पड़ता है। हमारे दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बिल्कुल। मान लीजिए तेजस्वी जी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी उनके लिए फाइट ना कर, उनको चुनाव ना लड़ा पाए तो फिर वो कैसे होगा? तो वो भी होता है, एक फाइट करना पड़ता है। दूसरा कि कुछ चीज क्लियर भी हो जाता है तो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हम लोग, इसलिए क्योंकि पहले से अगर नेता को पता चल जाए तो वो उनका मनोबल टूट जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देंगे और लास्ट में उनको हम जब उनका नहीं टिकट मिलता तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझाते हैं, आगे सरकार में एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं, उनको मनाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। हाँ। पहले से अगर पता चल जाए तो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है, भले वहां पे उसको टिकट दे या ना दे, लेकिन वो चले जाएंगे। लेकिन लास्ट आवर में उनको बता के, मना के उसको काम कराया जाता है। तो हर पार्टी का एक रणनीति होता है और वो भी, और वहां पे आप देखें तो 81 सीट ही था और तो भी गठबंधन हुआ, सरकार भी बना। तो यहाँ पे तो 243 सीट है, मतलब 3 टाइम है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे इस समस्या नहीं होगी। अच्छा, जब सैनी जी की बात आती है, हमने देखा पिछले दिनों भी आपकी एक बार फिर से एनडीए में जाने की बातें सामने आ रही थी। मतलब आपको लेकर हमेशा बीच बीच में ऐसी चर्चा क्यों आती रहती कि एनडीए में चले जाएंगे, एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे? इनफैक्ट मैंने तेजस्वी जी से भी ये सवाल किया था, जन विश्वास यात्रा, कार्यकर्ता आभार यात्रा जो लास्ट टाइम उनकी थी, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं, चर्चा होती रहती है, चर्चाओं पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, धीरू भाई अंबानी से पहली बार राजीव गांधी जी ने मिला तो धीरू भाई अंबानी को कहा कि आजकल आप बहुत चर्चे में हो। धीरू भाई अंबानी का एक ही वर्ड था कि इसका मतलब हम बड़ा आदमी बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे पास वोट बैंक है, हम सरकार इधर से उधर बना सकते हैं, तो हमारी चर्चा तो होगी। यही हमारे लिए अच्छा है, संकेत, शुभ संकेत है कि हमारी चर्चा हो रही है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमसे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, लोग अपने पाला में करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ताकत है। उनको पता है कि मुकेश सहनी के आने से हमारी सरकार बनेगा, नहीं आएंगे तो सरकार नहीं बनेंगे, इस चीज का सामने वाला फिक्र कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मजबूती से तेजस्वी जी के साथ हैं और अगला सरकार भी हम बनाएंगे। थोड़ा एनडीए में चर्चा इसलिए भी होता है कि वहाँ पे बहुत सारे दल हैं जी, बीजेपी है, जेडीयू है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, चिराग पासवान जी है, तो ये कई दल हैं और सीट एडजस्टमेंट के लिए वहाँ पे दिक्कत है। तो खास करके वहाँ पे मांझी जी हो या उपेंद्र जी हो या चिराग जी, उनको एक मैसेज देने का कोशिश होता है कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ सकते हैं, आप लोग मेरे कंट्रोल में रहो, न तो फिर हमारे पास ऑप्शन है। तो उनको डराने के लिए इस तरीके से परसेप्शन बनाया जाता है मीडिया ने, जबकि अंदर से ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, कुछ बात नहीं है और हमें उनसे बात ही करना। कभी ऑफर आया? कभी नहीं, अभी बात ही नहीं करना, हमको ऑफर चाहिए नहीं। देखिए, भाजपा के साथ तो नहीं होती है ना, कई पार्टियां ऑफर करती हैं कि आप आ जाइए, हम आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पद दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। और अभी हम ऐसा ऑफर को लेना भी नहीं चाहेंगे और अभी ऐसा कोई ऑफर भी नहीं है, ठीक है। और अभी हमें वहाँ पे जाना भी नहीं है। आपने देखा कि हम लोग मेहनत किए, संघर्ष किए, 2018 में पार्टी बनाए और उसके बाद हम सरकार बना, उसमें हमारे 4 विधायक था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे वजह से बिहार में सरकार बना,
बहुत सारे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और सिर्फ हमें एक विभाग मिला, उसके बाद भी हम अपने लिए काम कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो उनको बुरा लगा। हमारी पार्टी को तोड़ लिया, हमारे विधायक को ले लिया, हमको रोड पे ला दिया। आज हम सरकार सिस्टम में रहते तो बहुत काम करते हैं, हमारे लोगों को बहुत मदद होता, उनके हर समस्या को दूर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ यही देखा कि एक लड़का है, अति पिछड़ा का बेटा है, निषाद है, मछुआरा है, ये आगे बढ़ जाएगा तो हमको दिक्कत होगा, इनको रोको, खत्म करो। तो इसलिए वो खत्म करने के निर्णय से ही हमारी पार्टी को तोड़े। चाहे हमारी पार्टी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके खत्म करने के लिए ही तोड़े, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। लेकिन चिराग पासवान तो फिर भी साथ, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी है। अब बताइए ना, जिनकी पार्टी तोड़ दे, जिनको घर से खाली करा दे, तो वो आदमी भी उन्हीं के साथ फिर से रहे, तो मतलब क्या है, मतलब आप फिर क्या विचार? हनुमान है, प्रधानमंत्री जबरदस्ती हनुमान है। आप हनुमान बने, आपने 2020 में आपने उनको बहुत सारा सीट को जिता दिया, आप अपने आप को खत्म कर लिया, रोड पे आ गया। उसके बाद भी आपके पास सांसद था, वो तोड़ दिया, आपके घर से खाली कर दिया। उसके बाद भी आप उन्हीं के पीछे क्यों? क्या बड़ा आदमी है तो इसका मतलब उनका गुलाम बन जाना है? अरे भाई, आपकी आत्मा को जिंदा रखिए, अपने विचार को जिंदा रखिए। कल भारतीय जनता पार्टी का आज से 50 साल पहले नामो निशान नहीं था, 2 सांसद से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और सबको एक न एक दिन खत्म होना है। अकबर बादशाह से लेकर सिकंदर तक किसी का वजूद नहीं रहा, तो अभी किसी का क्या वजूद रहेगा? आज हम भी हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन विचार आपका जिंदा होना चाहिए, विचार रहना चाहिए। लोग क्या सीखेंगे जी? आपके समर्थक आपसे क्या सीख रहे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी एनडीए में ही हैं चिराग पासवान जी, और उसी पार्टी एनडीए में ही चेतन आनंद जी भी अभी हैं, जो आरजेडी का विधायक है, जो वहां पे चले गए, क्या बोले, मर्द बनिए। अब बताइए कि उस वैसे गठबंधन में आप हैं जहाँ पे एक मामूली एक विधायक है, ठीक है, वो भी दूसरे पार्टी से बना हुआ, और अभी फिलहाल वो उस पार्टी गठबंधन में समर्थक है, और वैसे आदमी आपको इस तरीके से सलाह दे रहा है, और उसके बावजूद भी आप वहां पे हैं, तो मतलब क्या है? लेकिन आपको क्या लगता है, दोनों के बीच में जो विवाद हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप पिक एंड चूज वाली पॉलिसी पर काम नहीं करिए, चेतन आनंद ने तो साफ तौर पर ये बातें कही, और चिराग पासवान की पार्टी भी इस पर भड़की, तो आप किस तरीके से? नहीं भड़के, भड़कते तो इसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन वहां पे चिराग जी को संघर्ष करना नहीं है, और वहां पे जो जैसे बोल रहे वो सुन रहा है उनको, तो खैर, और वैसे कर भी रहे हैं। अब बताइए ना, जिनकी पार्टी तोड़ दे, जिनको घर से बाहर कर दे, जिनको रोड पे ला दे, और फिर भी उनके हनुमान बने रहेंगे, तो अच्छा बात है क्या? पिछड़े समाज के नेता कहते हैं चिराग पासवान अपने आप को। चिराग पासवान कुछ नहीं है, हाँ, स्वर्गीय पासवान जी है। हमारे ऑफिस में भी देखिएगा स्वर्गीय पासवान जी का तस्वीर लगा है। हम लोग अपना आदर्श मानते हैं कि अपने एजेंडा, अपने मिशन को लेकर चलने वाले लोग थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी है, अपने पॉलिसी से हटे नहीं, ठीक है, तो वैसे पॉलिसी के साथ पासवान जी काम करते थे। चिराग पासवान जी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ उनको पावर में रहना है, संघर्ष करना नहीं है, और हीरो मटेरियल है, फिल्म में बनाया, खैर वो नहीं चला पिक्चर, वो अलग बात है, वहाँ पे नहीं कामयाब हो पाए, अलग बात है। लेकिन वो हीरो वाले लोग हैं, उनको बिहार में घूम घूम कर, गाँव में जाकर अपने लोगों को, समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, पासवान जी का था। पासवान जी जमीन पर बैठकर, गांव-गांव घूमकर, पैदल चलकर अपने लोगों के लिए 50 साल तक काम किए हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे उनको, जब भी कोई भी ऐसा समस्या होगा। आपके कैसे रिश्ते थे उनके साथ? बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, हमें बेटा के सामान्य मानते थे। 2015 में बहुत करीबी से प्रचार करने का मौका मिला, साथ में हम लोग घूमते थे, साथ में खाना खाते थे, और बहुत कुछ हमें अपनी पुरानी कहानी बताया करते थे, सिखाते थे। तो बहुत सारा चीज है, उनसे, उनके साथ हमने काम किया है, और बहुत इज्जत सम्मान हमेशा दिए हैं। आगे भी हम लोग भी जब तक रहेंगे तब तक स्वर्गीय पासवान जी को सम्मान करेंगे। अच्छा, उन्हीं के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस, एनडीए का हिस्सा है उनकी भी पार्टी, लेकिन एनडीए में लोकसभा चुनाव में एनडीए में उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली, और अभी भी उन्हें वादे कई तरह के किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी भी वो लोग नाराज चल रहे हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो एक वॉर है, कोल्ड वॉर, जो चिराग पासवान की पार्टी हो या चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, उन दोनों के बीच में चलता रहता है। तो आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ठीक है, ये अंदरूनी मामला है, ना उनको सीटें मिली, बंगला ले लिया गया। इस पे पारस जी को सोचने की आवश्यकता है।
फिर बीजेपी 4-5% वोट पर कितने लोगों को नेता बनाएंगे। भाजपा तो ऐसा होता ना कि यूज करके छोड़ देते हैं। तो एक समय था कि चिराग पासवान को खत्म करना था तो चाचा को साथ लिए, और जब देखे कि चिराग नहीं खत्म हो पाए चिराग जी, तो चाचा को साइड कर दिए हैं। ठीक है, इनको भारतीय जनता पार्टी को कितना भी उनके लिए काम कर दीजिए, वो 1% भी नहीं मानेंगे उनका एहसान। उनको जब मन होगा, जब उनका समय आएगा, वो आपको गिराने का कोशिश करेंगे, खत्म करने का कोशिश करेंगे। आज तक इतिहास गवाह है, भाजपा पूरे देश में किसी भी अपने सहयोगी के साथ इंसाफ किए हैं क्या? हर सहयोगी को वो खत्म करने का कोशिश करते हैं। वो एक तो देश में राज करने का एक पॉलिसी होता है, एक देश के लोगों को गरीब बनाने का पॉलिसी होता है, और एक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको खत्म करने का पॉलिसी होता है। वो 3 जगह पे वो काम करते हैं। एक गरीब इसलिए बनाना चाहते हैं देश के युवा को ताकि वो 5 किलो चावल को ही विकास माने, जो आज देश में 5 किलो चावल को ही, चुनाव के समय में 5 किलो चावल को ही विकास मान रहे देश के लोग, गरीब खास करके। तो इसलिए वो गरीब बनाना चाहते हैं और वो 5 किलो चावल के नाम पे उनको वोट देना चाहते हैं। ठीक है, और वो दूसरा पार्टी को खत्म करने का निर्णय इसलिए है क्योंकि वो देश में कोई पार्टी ही नहीं रहे मजबूती से। जैसे आपने सुना हुआ कांग्रेस मुक्त भारत। अबे देश, नारा आप ऐसा दीजिए कि देश आगे बढ़े। अब किसी को खत्म करने का क्या निर्णय ले रहे हैं? और विपक्ष जब तक नहीं होगा तो सरकार अच्छा चल ही नहीं सकता है कभी भी। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि सरकार अगर गलत करे तो विपक्ष उंगली उठाए। तो पक्ष विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इनका पॉलिसी नहीं है कि विपक्ष रहे, विपक्ष खत्म करने की सोच रखता है। तो एक वो, और एक ये राज करने का सोचते हैं। आज राज कर रहे हैं और तमाम हर चीज पे कंट्रोल रख रहे हैं। अपने लोगों को, जो उनका अपना कोर वोटर है, उनको आगे पहुंचाने का कोशिश करते हैं। गरीब पिछड़ा का हक छीनने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, कभी कभी सामने से हक छीनते हैं, कभी कभी पर्दे के पीछे से हक छीनते हैं। जैसे बिहार में देखिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार था, वो आरक्षण बढ़ाया गया, अति पिछड़ा को कोटा बढ़ाया गया, पिछड़ा को कोटा बढ़ाया गया, दलित भाई का कोटा बढ़ाया गया। अब देखिए, लोगों ने कोर्ट के जरिए इसको रोक लगा दिया, जबकि राज्य सरकार स्वतंत्र होता है कोई भी राज्य के पॉलिसी में, आरक्षण में कोई भी निर्णय लेने के लिए। जैसे नीतीश कुमार ने स्वतंत्र सक्षम थे कि बिहार में दारू शराबबंदी होना चाहिए, किए। उसी तरीके से राज्य में जो आरक्षण होता है उसको राज्य सरकार के पास अधिकार होता है। इन क्या लग रहा है, शराबबंदी है सफल? उस पर बहुत सारा चर्चा होगा और लंबा समय लगेगा, लेकिन एक पॉलिसी के तहत कह रहे तो यहाँ पे आरक्षण को उन्होंने रोकवा दिया है। आज 18% आरक्षण से जगह 25% आरक्षण होता तो बहुत सारे अति पिछड़ा पर लिखकर आगे बढ़ता। ठीक है, तो ये नहीं चाहेंगे। ठीक है, अभी इनके जो अपने वोटर हैं उनको खुश करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे अभी जैसे EWS आरक्षण लागू किए, सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए, 10% आरक्षण दिए हैं गरीब लोगों को। ठीक है, हम इस पॉलिसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं क्योंकि हमें हर जाति धर्म से प्यार है। हम चाहते हैं हर आदमी खुशी से आगे बढ़े। ठीक है, अगर अपर कास्ट में अगर गरीब है तो उनको निश्चित तौर पे उनको सरकार से हर फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए, एक तरीका से मिलना चाहिए। उनकी जनगणना होना चाहिए, कितने संख्या उस अनुकूल उनको लाभ मिलना चाहिए। हो सकता है 10 की जगह 15% दे देते, या हो सकता है 5% मिलेगा। जनसंख्या के आधार पे ही आपको किसी को कोई रिजर्वेशन दे सकते हैं कि उनकी संख्या कितना है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने 10% डायरेक्ट आरक्षण दे दिया। वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 10 साल से निषाद रिजर्वेशन के लिए, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर आपको लगता है कि EWS लागू करना, तो आपने लागू कर दिया। ठीक है, देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं, आप बांटने की बात करते हैं। सभी जाति धर्म में आपस में लड़ाई लगाने की बात करते हैं, उसके लेके आप अच्छा, ये जो संभल में हिंसा देखी गई, यहाँ पर भी कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी रोका गया। नहीं, तो ये तो सब चीज को रोक रहे हैं ना। नेता को रोक रहे हैं, मीडिया को रोक रहे हैं, सारे चीज पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब बड़े बड़े उद्योग को खत्म करके कुछ लोगों को, व्यक्ति विशेष को, कंपनी को दिया जा रहा है। एक ही आदमी को सभी संस्था दे दिया जा रहा है, ताकि जो देश के युवा है, पहले ऑप्शन होता था कि ये एयरपोर्ट पे नहीं काम करेंगे, उस एयरपोर्ट पे करेंगे, उसमें उस पे करेंगे। अलग अलग कंपनी होता था, अलग अलग जगह अपना बायोडाटा भेजते थे, अलग अलग जगह से उनको ऑफर मिलता था, वहाँ काम करने का मौका मिलता था। अभी सभी एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अभी किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अडानी जो 60,000 रुपया, 70,000 सैलरी देना चाहिए, वो 30,000 रुपये बोलता है, काम करना करो ना तो मत करो। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं दूसरे एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अडानी है। तो ये उद्योगपति को बड़ा करना चाह रहा है, देश के लोगों को गरीब मजबूर बनाया जा रहा है। अब बताइए ना, देश का हमारा विकास 5 किलो चावल है क्या?
आज बताइए ना, हमारा देश यहाँ तक ला दिया है कि 5 किलो चावल को लोग विकास मानने लगा है। आज 2,000-2,500 रुपया का योजना ये लागू कर देते हैं, उसके नाम पे अब वोट ले लेते हैं। गांव घर में लोग सोचते हैं कि 2 किलो चावल ही या 2,000 रुपया मिल रहा वही काफ़ी है। ठीक है, तो एक समय आएंगे वो भी समझ लेंगे ये सब चीज़ें को, लेकिन ये इस तरीके से पॉलिसी होना चाहिए। कारखाना खोलिए, युवा को रोजगार दीजिए। बिहार से बाहर जा रहे हैं या देश से बाहर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं, अपने देश के लोग अपने देश में रहे, तो इस पे अभी नहीं काम करें, लेकिन आने वाला समय मान अगर आप डिप्टी सीएम बन कर आते हैं तो इन चीजों पर काम हाँ, हम लोग राज्य में, हमारे पास ऊर्जा है, ताकत है, विजन है। मुंबई जैसे शहर में रहे हैं हम, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं, तो हमारे पास विजन है तो ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी अभी आप अगर पढ़ाई तैयारी अच्छा कीजिएगा तब ना पास कीजिएगा, तो हमारी हर तरह से तैयारी होता है। हम संघर्ष करने के समय संघर्ष करते हैं, जो जिस समय जो जरूरत होता है वो करते हैं, और उसके दम पर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक साधारण बात तो नहीं है कि एक गांव का लड़का 900 रुपये महीने पर नौकरी करके इस मुकाम तक पहुँचना साधारण बात नहीं। इसके लिए बहुत हमने तपस्या किया, बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया, तो और आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी उम्र है हम लोगों का। मेरी उम्र अभी 42-43 साल है, तेजस्वी जी के पास भी काफ़ी लंबा उम्र है, समय है, तो हम लोग अपने राज्य के बारे में सोचेंगे। अभी नीतीश जी क्या सोचेंगे? नीतीश जी बस सोचेंगे कि कैसे भी 2025 में मुख्यमंत्री बन जाए, और हमको तो 40 में भी बनना है। 25 तो छोड़िए, 40 में भी हम काम करना चाहते हैं, 45 में भी करेंगे, 50 में भी करेंगे। आने वाले 25 साल के बाद भी हम चाहेंगे कि हम वहाँ तक कैसे चले, तो आज अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तब ना 25 साल तक हम टिकेंगे। आज का अगर हमारी पॉलिसी अच्छा नहीं होगा तो 25 साल आगे कैसे टिकेंगे? तो नीतीश जी के पास आज का पॉलिसी अच्छा हो या ना हो, उनको 5-6 साल टिकना है, 25 में कैसे भी सरकार में आ जाना है। ठीक है, तो उनके पास वो भले कुछ ना करे, लेकिन हम लोगों के पास उम्र है, करेंगे। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है सैनी जी, तो डिप्टी सीएम कहा जा रहा है कि आप ही बनेंगे। ठीक है, उस पे सभी पार्टी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लॉन्चिंग होगा, सही से लॉन्चिंग होगा। और हम लोग बॉम्बे वाले आदमी हैं तो थोड़ा तामझाम के साथ करेंगे लॉन्चिंग। ठीक है, और निश्चित तौर पे 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी जी का है। इस बिहार के दूसरे नंबर में के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सीएम कुर्सी पे वो रहेंगे। ये दूसरा नंबर का कुर्सी क्लियर है, अति पिछड़ा समाज से ही होंगे, और हम क्योंकि दल हैं, गठबंधन में हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी ताबेदारी है हमारे पार्टी का, और निश्चित तौर पर ऐसा होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। जी, अच्छा, ये जानना चाह रहे थे MY समीकरण, जिसको लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अक्सर कहा करते थे, और अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने भी भागलपुर में ये बात कही है। महिला और युवा, उनका भी अलग MY समीकरण है, तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ठीक है, युवा हम भी हैं, महिला हमारे घर में भी है, माता है, बहन है। ठीक है, तो MY तो हमारे साथ भी है, दोनों MY है, युवा महिला भी है और इधर MY भी है। ठीक है, तो हम ही है ना, तो आने वाला समय में सबको करना चाहिए। चिराग पासवान जी भी युवा हैं, उनको भी विजन के साथ काम करना चाहिए। तो पहले तो हम चाहेंगे कि उनके जो गठबंधन के जो नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले मर्द बनिए, तो पहले तो उनको जवाब दीजिए, हम कहेंगे जी। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र एक दलित, हमारे समाज में दलित बड़ा नेता रहे हैं। लेकिन चेतन आनंद जी का तो ये भी कहना था ना कि वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, दीपा मांझी जी के लिए वो नहीं, उनकी अपनी सब पॉलिसी है ना भाई। एम्प्लॉय कभी बॉस को उंगली नहीं उठा सकता ना, और बॉस का मन है कहाँ जाना, नहीं जाना, क्या करना, नहीं करना। चिराग पासवान बॉस है, इंडिया गठबंधन में है, वो गठबंधन का नेता है, उनकी अपनी पॉलिसी को भारत सरकार में मंत्री भी है, हो सकता समय नहीं होगा या जो भी कारण होगा। तो ये एक विधायक उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? एक आप विधायक हो ना, वो भी दूसरे पार्टी से आके यहाँ पे आप आ गए हो, ठीक है। अब नीतीश जी के ये सवाल एक बार नीतीश जी उठाएंगे तो एक बार हो सकता है इस पे कि भाई आप गठबंधन में आप क्यों नहीं वहां पे गए, प्रचार किए। मांझी जी अगर सवाल करे तो बात हो सकता है, बीजेपी कहे तो हो सकता है, क्योंकि वो गठबंधन के लोग हैं और उनके दायित्व था कि वहां पे चुनाव जिताना है एनडीए को। वहां पे अगर नहीं गए तो ये लीडर बोल सकते हैं, लोडर क्या बोलेंगे? लीडर बात करेंगे, लोडर नहीं ना बात कर सकते हैं। आज तेजस्वी जी से कोई भी बात हो तो हम बात करेंगे जी। हमारे पार्टी में सब आदमी बात नहीं ना कर सकता है
बिल्कुल। ठीक है, तो वो वहाँ पे, और उसके बावजूद भी अगर उनके इधर एक नॉर्मल साधारण विधायक अगर इस तरीके से बात करते हैं तो इसके ऊपर विचार मंथन चिराग जी को करना चाहिए कि उनको कैसे जवाब देना है। अच्छा, ये तो रही राजनीतिक बात जितने भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन आपका जो एक अलग अंदाज है वो देखने को मिला। इन दिनों ही तस्वीरें आपकी वायरल हो रही है, शादी में आपका ब्रेक डांस काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा खूब हो रही है। नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बैजनाथ सैनी जी हैं और हमारे स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। बॉम्बे में पहले हमारे साथ काम करते थे, बिहार में आए तो पूरा पार्टी का काम संभाल रहे। उन्हीं के सुपुत्र का शादी था, घर का परिवार का हिस्सा ही था, ऐसा कह लीजिए। तो वही शादी में जाने का मौका मिला। पिछले 20-25 साल में तीसरी बार मैं बाराती गया हूँ, ठीक है। तो ये बारात में मैं गया था तो ऐसा मोमेंट आया, सब लोग नचाना चाह रहे थे, तो हमने भी थोड़ा सा 2-4 ठुमके लगा दिया, क्योंकि ऐसी जिंदगी तो जिया हूँ ना, बॉम्बे में रहा हूँ, इस तरीके से मैं किया हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पल हंसी का पल था, खुशी का पल था, वहाँ पे हमने सबके साथ साझा किया है। तो ये सब तो अच्छा, बॉम्बे में रहने की बात आप कर रहे हैं और जहाँ तक आपके बारे में लोग जानते भी हैं, लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता है कि कई सारी जो फिल्में हैं बॉलीवुड की, उसमें सेट डिजाइनिंग का काम ज्यादातर आपका ही रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन ऐसी 5 बड़ी प्रमुख फिल्में हैं, बड़ी फिल्में, जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्में आप अक्सर उसमें काम करते हैं, तो थोड़ा देवदास से लेकर संजय लीला भंसाली के जितने भी फिल्म बने 2015 तक, 2000 से लेकर 2015 तक सारे फिल्म हमने किया है। और फिल्म देवदास से स्टार्ट किया, लास्ट फिल्म बजरंगी भाईजान हमने किया है। हजारों फिल्म हमने किया, जितने भी संजय लीला भंसाली साहब हो, यशराज फिल्म हो या रेड चिल्ली हो, जितने भी बॉलीवुड में फिल्म है, सभी में हमारी कंपनी के तरफ से काम हुआ। कहीं पे पूरे फिल्म का हमने कॉन्ट्रैक्ट लेके काम किया, पूरे फिल्म का सेट डिजाइन किया, कहीं पे मटेरियल सप्लाई किया, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटा सैकड़ों लोगों के साथ कंपनी हम लोग चला रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो बहुत सारे फिर टीवी सीरियल है या एड फिल्म है या कोई रीजनल फिल्म है, सभी में हमारे पार्टी कंपनी के एक दिन में 25-25 प्रोडक्शन हाउस के साथ काम हम लोग करते थे। तो इतनी बड़ी कंपनी अपनी थी और वहाँ पे हम लोग सबके साथ काम किया। एक छोटे लेवल से उठ करके और एक इतनी बड़ी कंपनी बनाना और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना, कभी आपको ये नहीं लगा कि क्योंकि ज्यादातर जब लोग बॉम्बे की ओर रुख करते हैं तो सोचते हैं हमें एक्टर बनना है, हमें एक्ट्रेसेस बनना है, जो लड़के लड़कियां खास तौर पर जाते, कभी आपको नहीं लगा कि हमको हीरो बनना चाहिए? कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे और ये सब काम करेंगे, और इच्छा तो होता ही है, ठीक है, और लेकिन बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रहा, क्योंकि हीरो बनने के लिए कई क्वालिटी चाहिए, ठीक है। आपके अच्छे एक्टिंग आप कर सके, सूरत भी अच्छे हो, ठीक है, अच्छे एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी उस लाइन पे हम कभी सोचे नहीं थे। हाँ, एक फिल्म जब मैं खुद उसको प्रोड्यूस किया था, ओरिजिनल फिल्म बनाया हमने, एक लैला तीन छैला, तो उस समय में था कि एक हीरोइन है, 3 हीरो है, और उसमें मतलब तीनों चाहते हैं कि वो हीरोइन से शादी करे, लेकिन लास्ट में फिल्म में ऐसा सीन होता है कि तीनों को नहीं शादी हो के चौथा से वो शादी करती है। रानी मुखर्जी हीरोइन फिल्म की थी, तो उसमें चौथा हीरो में मुझे था कि मैं ही लॉन्च हो जाऊं, अच्छा। चौथा हीरो बन के मैं ही आ जाऊं और मैं शादी कर लूं। तो इसकी तैयारी हुआ, स्क्रिप्ट बना, सारा चीज हुआ, और जब सारे शूट हो गया और अंतिम समय जब हुआ कि तो मैंने डायलॉग वगैरह सब चीज मैं पहले से रिहर्सल कर रहा था, लेकिन फिर लास्ट में मैं बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कैमरा को फेस करना और एक्टिंग करना, और फिर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बचपन मतलब हमको अच्छा नहीं लगा, फिर हमने स्किप कर दिया। फिर मैंने दूसरे हीरो को बुलाया, विनय नाम को, एक दिन शूटिंग भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट डे वो सेम सीन को हमने किया, इसमें गोविंदा जी का भांजा है, उन्हीं को हम लोगों ने उस फिल्म में लिया था चौथा हीरो में। तो ऐसा मोमेंट हुआ, लेकिन कभी इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हीरो बने। वो तो एक था कि नेता ही बनना है, नहीं ऐसा भी नहीं था। एक अच्छे सफल बिजनेसमैन के तौर पे काम करने वाले बने, और उसके बाद धीरे धीरे एक समय हो गया है। अब बिजनेसमैन भी बनने का ऐसा कोई था नहीं। काम ये कैसे आया, मतलब आपको कैसे लगा कि बॉम्बे जाना चाहिए, और जो जैसे आपने शुरुआत की अपनी कंपनी? बॉम्बे भाग के गए थे, और
बगैर सोचे समझे गए कि क्या करना, कैसे करना, कहाँ रहना, क्या करना, कुछ नहीं आइडिया था। भाग के जस्ट बॉम्बे पहुंचे। और फिर जैसे समय समय के अनुकूल फिर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होते गया। फिर मुंबई में रुक गए, रह गए, वहाँ काम किए। फिर लगा कि नहीं, बिहार में जाना चाहिए, अपने लोगों के लिए मदद करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। लोग चांद पे घर बनाने के लिए कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है और इनके हजारों समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर मैंने बॉम्बे का ज़िंदगी को छोड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए हम लोग बिहार में आए, लड़ाई लड़े 4 साल 5 साल संगठन के माध्यम से। हमने देख लिया कि कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर मैंने बाबा साहब का मैंने सुना समझा कि वोट से ही राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड सदस्य हो, ये वोट से ही बनता है और वोट हमारे पास है तो क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर हमने 2018 में पार्टी बनाया। और पार्टी बना के पावर लिए लाए और आने वाला समय में संघर्ष करके निश्चित तौर पे उस जगह पहुंचेंगे जहां पे हमारे लोगों का न्याय हो। अच्छा, आपने जिक्र भी किया इससे पहले, सबसे पहले आपने नौकरी जो की उसमें 900 रुपए पे आपने नौकरी की थी, तो कहाँ पर आपने नौकरी की और कैसे कैसे किया वो? अभी स्ट्रगल का टाइम था, स्टार्टिंग में था वहाँ पे। तो दो बॉम्बे जैसे शहर में पहले आपको कहीं पे सर ढकने के लिए जगह चाहिए, छत चाहिए, तो गांव के लोग थे वहाँ रुके। फिर ऐसा तो वहाँ रह के हवा से तो पेट भरना नहीं है और खाने के लिए काम करना पड़ेगा। और कोई हमारे कोई खानदान से कोई वहाँ पे थे नहीं और कोई हम बहुत मजबूत परिवार से भी नहीं थे, नॉर्मल परिवार से थे। तो वहाँ पे 900 रुपये महीने पे नौकरी मैंने जनरल स्टोर में मैंने किया, नोवेल्टी था और वहाँ पे काम किया। वहीं से धीरे धीरे फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए, वहीं से फिर धीरे धीरे मुकाम को हासिल करते गए। चैलेंज ज़िंदगी में हम कभी हार नहीं माने हैं। जब भी जो भी काम हम किए वहाँ पे मजबूती से सफलता प्राप्त हुआ है और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय राजनीति में भी हमें वो सफलता हासिल होगा जो हम उम्मीद करते हैं, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो पूरा होगा क्योंकि हम लक्ष्य के पीछे हम मजबूती से लग जाते हैं। उसके लिए दिन रात कुछ नहीं देखते हैं, सुख नहीं देखते हैं। जितना भी अपने से हो सकता है पूरा का पूरा 100% देने का कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज हजारों लाखों की संख्या में पार्टी के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव-गांव में लोग पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, अपने खर्चे से कर रहे हैं, अपने संसाधन से कर रहे हैं। एक समय था कि हमें संसाधन खर्च हमें मुहैया कराना पड़ता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज पार्टी के में नेता इतने बड़े संख्या में हैं कि लोग अपने स्वयं जैसे जिसके पास जो शक्ति है उस शक्ति के अनुकूल लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और आज के युवाओं को आपसे सीखने की जरूरत है। थोड़ा और उपलब्धि हासिल हो जाए तो आपको मेरे ऊपर आप फिल्म बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ और उपलब्धि हो जाए क्योंकि आधे पे मजा नहीं आएगा ना। और भी कुछ चीजें हैं, वो सब चीज है तो एक स्क्रिप्ट पूरा होगा और एक पार्ट में फिल्म कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम 2-3 मतलब पार्ट बनाना पड़ेगा तब पूरे फिल्म होगा, देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छा फिल्म बनेगा। इस पे लोग काम भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पे डेवलपमेंट के लिए लोग लगे हैं, बहुत हद तक काम कर लिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और उपलब्धि, जो एक हमारा मुख्य लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना, तो हम चाहते हैं कि वहाँ नज़दीक पहुँच जाए तो एंडिंग जो हो हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उस रास्ते पे भी काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सब चीज़ होगा पूरा। अच्छा, ये जानना चाहेंगे खाने में आपको क्या क्या पसंद है, ये बताइए। खाने में ज़्यादा नॉनवेज आपको पसंद है? नॉनवेज में मछली ज़्यादा पसंद है। मछली की तस्वीरें भी वायरल हुई थी क्योंकि आजकल एक शुद्ध अगर है नॉनवेज में कुछ तो मछली है और बाकी सादा खाना भी हम लोग खाते हैं। खाने में मतलब जो भी आप दीजिए हम खा लेंगे, मतलब खाने में कोई बहुत ये नहीं, खाना अच्छा खाने का कोशिश करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ का पसंद नहीं है। सिगरेट, दारू, गुटखा, पान ये सब बिल्कुल ही नहीं है। खाने का शौकीन है। ठीक है, खाना मुंबई में जाना होता है तो वहाँ पे महेश लंच होम है जो फिश का काफ़ी अच्छा वैरायटी वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे जाते हैं। बड़े मियाँ हैं बॉम्बे में, कोलाबा में ताज होटल के नीचे, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं। और तरह तरह के रेस्टोरेंट वगैरह सब में जाते हैं, बच्चे लोग के साथ जाते हैं और खाने पीने में काफ़ी हम अच्छे हैं और जो भी दीजिएगा वो सब खा लेंगे। मतलब एक वीडियो आपका वायरल मैंने देखा था जहाँ पर आप एकदम नॉन स्टॉप तरीके से जो मछलियाँ हैं उनका नाम लेते हुए नजर आ रहे थे।
हाँ, तो मछली वाले हैं तो मछली का बहुत सारा नाम हमको पता है, तो इसलिए पूछ दिए तो बहुत सारा नाम हमने ले लिया। और इस तरीके से तो मछली तो मछुआरा तो हमारा पहचान ही यही है, तो सभी तरह के मछली को जानते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे अपनी पहचान। लेकिन हर तरह से हम ढल जाएंगे। आप बोलिए कल जाके मछली मारने के लिए तो मछली मार लेंगे। हाँ, वो तस्वीरें भी वो भी ठीक है। आपके सामने हाँ, आई थी, बड़ी कल बड़ी जाके मछलियाँ हाथ में बोलिएगा कि मजदूरी कर लीजिए तो भी हम कर लेंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं। हम्म, ठीक है। और बेहतर जिंदगी भी जी चुके हैं, महंगे से महंगे गाड़ी में घूम चुके हैं, हेलीकॉप्टर से घूम चुके हैं, तो सब तरह की जिंदगी हमने जी लिया है। लेकिन सुकून मिलता है जब अपने लोगों को मदद जब आप करते हैं। अच्छा, हाँ, मदद सुकून मिलता है जब जरूरतमंद जो हो उनको जब आप मदद करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। जब हमारे लोग इलाज नहीं हो पाता, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पे हम उनको एडमिट करा पाते हैं। उनका जब वहाँ पे जान बच जाता तब उनके बाद वो फ़ोन करते हैं, धन्यवाद को देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप के मेहनत से एडमिट हुआ और हमारी जान बच गई है। तो बहुत खुशी मिलता है, सुकून मिलता है कि नहीं, हम कुछ तो किए हैं, हमारे प्रयास से जो भी हो उनको मदद तो मिल गया है। तो और ज़रूरतमंद को जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। अभी पावर में नहीं है तो जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं। लड़ना पड़ता है, इतना आसानी से सुनते नहीं, क्योंकि नीतीश जी के जो सरकार जो है ना, वो अधिकारी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, और यहाँ पे मनमर्जी है। कोई किसी ने एक चपरासी नहीं सुनते हैं, एक दरोगा नहीं सुनने का कोशिश करते। जब उनको पूरा दिखाना पड़ता है, बाबा साहब का याद दिलाना पड़ता है, संविधान का ये है, आप वहाँ पे नौकर हो, आप मालिक नहीं हो, तब लड़ना पड़ता है नीचे से लेकर ऊपर तक, तब जाके काम होता है। आपने देखा ना, पिछले बार भी मदन सहनी जी हमारे समाज से ही मंत्री हैं, बोले हमारी बात चपरासी नहीं सुनते हैं। अभी पटना को छोड़कर गांव चले गए कि हमारे पास कोई फाइल ही नहीं आता, हमारी बात ही नहीं होता, तो हम वहाँ पे बिहार में मंत्री बन के क्या है। तो यही है, वो अच्छे हैं इसलिए बोल देते हैं। बहुत ऐसे हैं चुपचाप सुनते हैं, रहते हैं। सरकार में किसी मंत्री का कोई कुछ नहीं सुनता है। ठीक है, हम लोग हैं लड़के सुनाते हैं, सुनिए, नहीं तो फिर जनता आपके पास हमारे पास है। अब जहाँ पे बोलिए वहाँ पे रोड जाम होगा, आंदोलन होगा, तो फिर समझिए आपकी कुर्सी कहाँ जाएंगे। तो उनको एक पल के लिए उनको बुरा लगता है अधिकारी को कि भाई आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। तो भाई जनता का काम कराने के लिए अभी जायज़ है, आपका दायित्व है, आप नहीं कर पाइएगा कोई काम, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, रोड पे उतरने का। और रोड पे उतरना मेरा अधिकार है। तो खैर अभी फिलहाल सब ठीक ठाक है और अगली सरकार बनाएंगे। आप लोग का भी सहयोग रहे, हमारे जैसे लोगों की बात को गांव तक पहुंचाइए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, निश्चित तौर पे बात समझेंगे लोग। पिछले दिनों हमने देखा कि आपके पिताजी की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसमें क्या लगता है, अपराधी, और ऐसी कई हम घटनाएं देख रहे हैं बिहार में कि निर्मम तरीके से हत्या कर दी जा रही है लोगों की, तो क्या लग रहा है, अपराधी बेखौफ है फिलहाल बिहार? देखिए, वो हत्या तो हुआ है जो दुखद है हमारे परिवार के लिए। उस हत्या में कोई प्लानिंग नहीं था। ठीक है, गुनहगार गुनाह किया है, उसके जेल के सलाखों में है। हमें न्याय पे भरोसा है, न्यायपालिका पे, और वो पूरा न्याय होगा। सरकार भी उस घटना में काफ़ी एक्टिव होके काम किए हैं। तमाम एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, तमाम लोग आपके पास रहा कि हमारा राज्य जो है निश्चित तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है, और जिसके कारण कुछ लाभ के लिए, कुछ पैसे के लिए इस तरीके से घटने का अंजाम दे रहे हैं। और जब अगर राज्य के लोग सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, तो हमें हमारा मानना है कि फिर इस तरीके से छोटा घटना का अंजाम नहीं देंगे छोटे से पैसे के लिए। ठीक है, तो कुछ लोगों को पिताजी पैसा दिए थे, वो लौटा कर नहीं देना पड़ता, इसलिए उन्होंने इस तरीके से सोच रखा। तो लेकिन हम बहुत लाचार हैं। मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो ऐसा घटना नहीं करेंगे। तो राज्य में इस तरीके से व्यवस्था है, इसको बदलने की आवश्यकता है। इसमें सरकार का भी रोल हो और जनता भी इस पे सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए जब तक राज्य में बदलाव नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में तो दिख ही रहा है कि हमारे राज्य है कई राज्य के पीछे चले गए हैं। तो इस पर हम लोग काम करेंगे और राज्य में उद्योग लगेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग अच्छे खुशहाल रहेंगे, लोग डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, लोग परेशान नहीं होंगे।
जब डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको दिमाग में 50 तरह के खुरपाती दिमाग पे आते रहते हैं कि शॉर्टकट हमको कैसे पैसा मिल जाएगा, किसी को 10,000 रुपया लेके हत्या कर देंगे, 50,000 रुपया लेके हत्या कर लेंगे। तो ये क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उस जगह पे सोचते हैं अगर वही उनके पास अगर 50,000 रुपया महीना अगर वो कमा सकते हैं तो फिर वो हत्या करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जीरो लेवल पे इस पे काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब अंत में एक रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन है। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगी और आपके जहन में जो भी आता है नाम सुनने के बाद वो आप बताइए। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार। समय हो गया है, रिटायरमेंट लेना चाहिए और पिछड़ा समाज के हमेशा राजनीति किए हैं और पिछड़ा समाज को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, हम लोगों को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, काम नहीं हो पाता उनसे, उनके पार्टी में भी उनको बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते। विजय कुमार सिन्हा। कुछ नहीं, समय का है, मंत्री बने हैं, अभी डिप्रेसिव में है, ठीक है, वो भाजपा का भी पॉलिसी के तहत है। चिराग पासवान। स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, हमारे अच्छे संबंध भी है और मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने वजूद को पहचानिए, आपके पास जो क्षमता है उसको पहचानिए। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप 7 समुंदर पार कर सकते हैं, वैसे आप में भी शक्ति है। स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हैं, आप किसी के पीछे मत चलिए, आप उसका पीछा चलना छोड़ दीजिएगा तो वो लोग आपके पीछे चलेंगे। तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष है, अगला 2025 का बिहार का सीएम है, हमारे छोटे भाई हैं, दोस्त भी हैं और हम लोग मिलकर बिहार को बदल लेंगे। जीतन राम मांझी। मांझी जी नीतीश जी के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं और पार्टी चला रहे हैं और अभी अपने सुपुत्र को उत्तराधिकारी बनाए हैं, बस नॉर्मल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी देश में बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको सब पता भी है सच्चाई क्या है, उसके बावजूद भी देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी माई बाप है, उनको पूरे 140 करोड़ के बारे में सोचना चाहिए, 5 किलो चावल ही विकास नहीं। जी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। महान नेता है, उनसे सब सीखना है, लोगों को जमीन पे से उठा के कुर्सी पे बैठाए हैं और वही सोच हमेशा रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले और ऐसे व्यक्ति जो कि सरकार बिहार में हिलाने की ताकत भी रखते हैं। ऐसे में इनसे आज खास बातचीत हो रही थी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, या फिर अगर कह लें कि इनकी पर्सनल चीज़ों को भी हमने कई सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की है जो आपने अब तक पहले नहीं सुनी होगी। ऐसे में खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।